हेलो स्टूडेंट, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम इससे फर्स्ट वाली वीडियो में हमने कवर किया था। उसमें हमने रीड आउट किया था एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर होता क्या, कि डेफिनेशन क्या थी, मीनिंग क्या था, प्लस में फार्मिंग सिस्टम के बारे में, और जो हमारी टू टाइप की फार्मिंग होती है, टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो पार्ट था वो हमने कवर कर लिया। अभी हमारे पास आती है हमारी कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट कमर्शियल फार्मिंग। क्रॉप आर ग्रो एंड एनिमल आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट दैट इज़ फॉर कमर्शियल पर्पज़। यानी कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी हमारी, उसमें हमने देखा था कि जो फार्मर बस ओनली अपनी बेसिक जो फैमिली नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए जो कल्टीवेशन करता है, जो एग्रीकल्चर करता है या जो फार्मिंग करता है, उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इंक्लूड करते हैं। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में जो एरिया हो जाएगा, जो हमारा पार्ट होगा, एरिया होगा, वो हमारा लार्ज एरिया होगा। उसमें हम स्मॉल एरिया को इंक्लूड करते थे सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। कमर्शियल फार्मिंग में हम लार्ज एरिया को इंक्लूड करते हैं। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इज लार्ज। यानी कि जो एरिया जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं वो भी बड़ा होता है, और प्लस में जो उसमें कैपिटल इन्वेस्टेड होती है वो भी लार्ज होती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। यानी कि लगभग इसमें सभी काम मशीन से ही होता है, जबकि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग था उसमें जो लगभग काम था वो लेबर कंप्लीट करती थी। तो कमर्शियल फार्मिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इन दिस क्रॉप आर ग्रोन फ्रॉम फॉर कमर्शियल पर्पज़। यानी कि जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं और वो भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए, बेचने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रो ग्रेन। यानी कि जो वीट है लगभग उनको हम, जो वीट और मेज है उसको हम बोलते हैं कमर्शियल ग्रेन। इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिसाइज्ड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। यानी कि कहाँ कहाँ पे जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग लगभग जो सबसे ज़्यादा एरिया पे होती है वो नॉर्थ अमेरिका का, यूरोप का और एशिया का। दीज एरिया आर separately populated with large farm spreading over 100 of hectare। यानी कि जो यहाँ पे एरिया होता है वो बहुत लार्ज एरिया होता है। जो एग्रीकल्चर होता है वो 100 से हेक्टेयर में होता है, काफ़ी यानी कि जो लैंड रिसोर्सेज होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। स्वेयर विंटर रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन। यानी कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, विंटर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो ग्रोइंग होती है उसको थोड़ा सा यानी कि डाउन में ले जाती है, जिसकी वजह से हम ओनली जो सिंगल क्रॉप है उसको ही ग्रो कर पाते हैं। द डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर नोन एज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वाज डेवलपमेंट इन यूएस। यानी कि यूएस में जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है वाज डेवलप्ड हुई है, जो डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है उससे। इट इज़ ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज़ लार्जली डिपेंड ऑन मशीनाइजेशन। यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर है, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में, वो लगभग मोस्टली डिपेंड है मशीनाइजेशन से। सब जो पूरा का पूरा काम जो होता है वो मशीनों से होता है। इट स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ फॉर्म मशीनरी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। यानी कि जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी उस टाइम जो मशीनरी है उसकी इन्वेंशन के साथ साथ इसमें जो मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, उसका यूज होता था, यूज होना स्टार्ट हो गया था। द यूज ऑफ मशीनरीज अलो फार्मर टू कल्टिवेट ग्रेन ऑन ए लार्ज स्केल। यानी कि मशीन से जितना काम मशीन एक साथ कर सकती है कंटिन्यूली, उतना काम जो लेबर होती है, हमारी जो लेबर फोर्स होती है वो नहीं कर पाती। तो जो मशीन है उसकी वजह से उनका यूज़ करके हम काफ़ी लार्ज स्केल पे भी प्रोडक्शन, जो कल्टीवेशन है वो कर सकते हैं ग्रेन्स का। नेक्स्ट हमारे पास आती है मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूड क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक।
मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि जो हम लैंड, जैसे मान लो एक ही लैंड का पार्ट है तो उसमें हम क्या करते हैं कि मिक्स फार्मिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम जो होता है वो एक से ज़्यादा क्रॉप हम यहाँ पे ग्रो करते हैं, मोर देन वन। इट इज़ प्रैक्टिसाइज्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो ये पार्ट दे रखी है जहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग होती है। मिक्स्ड फार्मिंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर एंटरप्राइज ऑन द सेम फॉर्म। यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि हम कोई भी दो इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर एंटरप्राइज का एक साथ यूज़ करते हैं। जैसे हम मान लो कि इसमें नेक्स्ट एग्जांपल भी दे रखा है, ए टिपिकल केस ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप एंटरप्राइज विद डेयरी फार्मिंग। यानी कि हम क्या करते हैं कि कल्टीवेशन तो करते हैं, जो फूड है, जो ग्रेन है उसको ग्रो करते हैं, प्लस में साथ में वहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम दो एग्रीकल्चर एंटरप्राइज को एक साथ कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी दो वर्क एक साथ करना, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में बी ट्रीटेड एज ए स्पेशल केस ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है उसको हम डाइवर्सिफाइड फार्मिंग भी एक टाइप से बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हम एक साथ वहाँ पे लेके चल रहे हैं। द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरप्राइज सपोर्ट ईच अदर एंड एड टू द फार्मर प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि जो कॉम्बिनेशन जो करते हैं एग्रीकल्चर एंटरप्राइज का, वो फार्मर अपनी प्रॉफिट होता है उनको इंक्रीज करने के लिए करते हैं। द क्रॉपिंग सिस्टम comprise of one or more crop. Most farmer follow cropping pattern that involve। यानी कि काफ़ी जो मिक्स फार्मिंग है उसमें हम जो बताया था अभी कि ये भी सिस्टम फॉलो करते हैं कि जो एक पर्टिकुलर फील्ड होता है उसमें मोर देन वन क्रॉप भी वहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं, तो उसको भी हम मिक्स्ड फार्मिंग में ही इंक्लूड करेंगे। तो जैसे ये यहाँ पे दे रखा है कि ये पूरा एरिया, यहाँ पे बस पूरे एरिया में हमने ओनली एक ही क्रॉप को ग्रो नहीं एक ही क्रॉप नहीं हुआ रखी। देखो जहाँ पे अलग अलग एरिया में, जैसे मान लो यहाँ पे ग्रीन जो हमें कुछ एरिया में हमें ग्रीनरी दिख रही है, लेकिन कुछ पार्ट हमारा जहाँ पे ग्रीनरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कोई और क्रॉप ग्रो की है और यहाँ पे कोई और क्रॉप ग्रो की है। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम। तो मिक्स्ड फार्मिंग में मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग इन्वॉल्व द सिमल्टेनियस ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप इंटरमिनेट ओवर द सेम लैंड। यानी कि इसमें वही है कि जो सेम लैंड होती है उस पर हम टू और मोर क्रॉप एक साथ ग्रो करते हैं टाइम के बाद। यानी कि एक टाइम पीरियड के लिए कुछ और दूसरे टाइम पीरियड के लिए कुछ और, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग जो पार्ट है हमारा वो मिक्स्ड फार्मिंग में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज दे रखी है कि जो मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम है उसकी क्या क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज है ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ यील्ड ओवर डिफरेंट सीजन। यानी कि अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा स्टेबल वहाँ पे रह सकते हैं। बेटर यूज ऑफ ग्रोथ रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बेटर कंट्रोल ऑफ वीड्स पेस्ट्स एंड डिसीजेज। यानी कि जो वीड्स पेस्ट्स और डिसीजेज है उन पे भी कंट्रोल कर सकते हैं हम एक तरह से। वन क्रॉप में प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू अनदर वन। जो क्रॉप्स है वो सपोर्ट भी देती है। वन क्रॉप प्रोवाइड शेल्टर टू अदर क्रॉप। शेल्टर जैसे मान लो कोई हमने एक जगह प्लांटेशन कर दिया और उसके नीचे हम ग्रेन क्रॉप जो होती है वो ग्रेन कर रहे हैं, तो उससे भी हम थोड़ा सा, यानी कि जो खराब वेदर होता है उससे थोड़ा सा वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो शेल्टर एज ए शेल्टर वो वहाँ पे वर्क करते हैं। इरेजन कंट्रोल थ्रू प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस लीफ ओवर द ग्राउंड सरफेस। जो इरेजन है वो भी कम होता है, इरोजन कम होता है। बेनिफिट टू स्मॉल फार्मर ऑफ लिमिटेड मीन्स।
जो स्मॉल फार्मर है वो उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो एक ही जगह पे एक से ज़्यादा जो क्रॉप्स है वो ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रो। यानी कि प्लांटेशन में क्या होता है कि एक कमर्शियल फार्मिंग के लिए, यानी कि हमारा कमर्शियल फार्मिंग में मेन मोटिव होता है कि हमें उनको कमर्शियल यूज़ में लेना है, यानी कि उनको सेलिंग परचेजिंग का काम होगा उन क्रॉप से। तो प्लांटेशन में हम उनको इंक्लूड करते हैं, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर हमने एक सिंगल क्रॉप ले ली और उसी सिंगल क्रॉप की प्लांटेशन हमने स्टार्ट कर दी। लार्ज अमाउंट ऑफ लेजर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। जो कैपिटल और लेबर होती है वो लार्ज अमाउंट में होती है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसीड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। यानी कि प्रोड्यूस होता है उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, पहले उसकी प्रोसेसिंग होती है फिर उसके बाद हम उसको यूज़ कर पाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। यानी कि इसमें जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है उसमें हमें ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत नीड होती है वहाँ पे। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि प्लांटेशन कहाँ कहाँ पे होती है। ये पिक्चर शो कर रखी है प्लांटेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे हम एक ही टाइप के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, और वो भी कमर्शियल यूज़ के लिए, ना कि सेल्फ यूज़ के लिए। कमर्शियल यूज़ के लिए हमें उनको बेचना होता है, सेलिंग परचेजिंग करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है इसमें मेजर क्रॉप का। ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप आर ग्रो टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। मेजर फूड क्रॉप आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट। यानी कि हमें ये देखना है कि क्रॉप कौन कौन सी है, हमें उन क्रॉप्स के बारे में, जो क्रॉप्स पॉपुलेशन जो पीपल यूज़ करते हैं उनके बारे में कवर करेंगे हम इसमें। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है राइस। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो फूड क्रॉप है वो राइस वर्ल्ड की। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। स्टेपल डाइट है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे एज ए स्टेपल डाइट इसको यूज़ करते हैं। राइस नीड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो राइस को ग्रो करने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए तीन हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल भी। इट ग्रो बेस्ट इन एलुवियल क्ले सोइल विच कैन रिटेन वाटर। यानी कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सोइल मानी जाती है वो एलुवियल सोइल मानी जाती है राइस के लिए। चाइना लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। यानी कि चाइना जो है वो राइस के प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे है, और उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट है। नेक्स्ट आता है वीट। तो वीट के लिए हमें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए अकॉर्डिंग टू सीजन, और प्लस में ब्राइट सनसाइन भी चाहिए। टाइम जब हार्वेस्टिंग टाइम आता है उस टाइम हमें जो सनसाइन है वो उसकी भी ज़रूरत होती है। सोइल जो लोमी सोइल होती है, लूमी सोइल होती है, उस वहाँ पे उसमें वीट जो होता है वो ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा बोल सकते हैं कि बेनिफिटेबल होता है। वीट इज़ ग्रो। फिर उसके बाद पार्ट दे रखे कि कहाँ कहाँ पे जो वीट है वो सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। यूएस में, कनाडा में, अर्जेंटीना, रसिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और इंडिया में जो वीट ग्रो होता है वो विंटर में होता है। मिलेट के बारे में दे रखा है कि जो मिलेट है उसके लिए कैसी सोइल चाहिए, लेस फर्टाइल और सैंडी सोइल। यानी कि मिलेट जो है वो आराम से, जो ज़्यादा फर्टिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, वो जो सैंडी सोइल है उसमें भी ग्रो कर सकता है। लो रेनफॉल में भी ग्रो कर सकता है। हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, और प्लस में एडिक्वेट रेनफॉल। और जो मिलेट में हम जिसको इंक्लूड करते हैं जवार, बाजरा और रागी, जो इंडिया में, नाइजीरिया में और चाइना में। उसके बाद आता है मेज़। मेज़ रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लोट्स ऑफ सनसाइन। इट नीड वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल। जो सोइल होनी चाहिए वो बिल्कुल फर्टाइल होनी चाहिए और ड्रेन्ड होनी चाहिए। मेज जो पार्ट जहाँ पे मेज़ की कल्टीवेशन होती है, अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट
रेनफॉल 210 फर्स्ट फ्री डे, यानी कि जो फर्स्ट फ्री डे होना चाहिए वो फर्स्ट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और वो ग्रोथ के लिए, यानी कि जब जो कॉटन वो तभी ग्रो करेगा जब बिल्कुल फर्स्ट फ्री डे होंगे तभी। और जो सॉइल होती है वो ब्लैक और एलुवियल सॉइल इसके लिए ज़्यादा बेनिफिटेबल होती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट में इसका प्रोडक्शन नहीं बोल सकते, प्रोड्यूस वहाँ पे होती है। और जो कॉटन है वो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वहाँ पे उनको एज ए रॉ मटेरियल कॉटन को यूज़ होता है। जूट आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, यानी कि जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि गोल्डन फाइबर हम किसको बोलते हैं, कौन सी क्रॉप को बोलते हैं, तो वो हम जूट को बोलते हैं। इट ग्रो वेल, और यानी कि जो सोइल दे रखी है वो एलुवियल सोइल दे रखी है, और प्लस में हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल, और प्लस में ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ग्रो करने के लिए जूट को। द क्रॉप इज़ ग्रो इन द ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया होता है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का एरिया, उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पे क्रॉप जो है जूट वो ज़्यादा ग्रो करती है। इंडिया और बांग्लादेश लीड करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जूट प्रोडक्शन होता है वो इंडिया और बांग्लादेश में होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, यानी कि जो क्लाइमेट होना चाहिए वो वार्म और वेट होना चाहिए, बिल्कुल सूखा नहीं बोल सकते, ड्राई टाइप में, और ल्यूमी सॉइल होनी चाहिए। हिली स्लोप, जो हिली एरिया होता है वो भी सूटेबल होता है कॉफ़ी के लिए। ब्राज़ील है वो लीड करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है वो ब्राज़ील में होता है, और कोलंबिया और इंडिया में भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। टी के बारे में, टी इज ए ब्यूरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन, यानी कि प्लांटेशन के अकॉर्डिंग हम टी को ग्रो करते हैं। कूल क्लाइमेट चाहिए टी के लिए, हाई रेनफॉल, और प्लस में हाँ, तो इसमें दे रखा है कि कूल क्लाइमेट और हाई रेनफॉल टी के जो टी प्लांटेशन के ग्रो के लिए ज़रूरी होती है। लूमी सॉइल और जेंटल स्लोप हिली एरिया में ज़्यादा सस्टेन कर सकती है। लेबर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो टी की लीफ होती है उनको पहले तोड़ के और फिर उससे टी बनती है, तो उसके लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी लार्ज नंबर में। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये टी के यानी कि ये जो कंट्री है ये सब टी प्रोडक्शन में लीड करती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसको हम कैसे डेवलप्ड कर सकते हैं। एफर्ट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड टू इंक्रीज फ्रॉम प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन, यानी कि काफ़ी अब क्या है कि लगभग हमारी जो 75% पॉपुलेशन है, 75% पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उसी डिमांड को कैसे हमने कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है, तो उसके लिए हमें डेवलपमेंट यानी कि अलग अलग मेथड से, जिससे हम कम लो कॉस्ट पे हाई प्रोडक्शन कर सकें, तो डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। और डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं हम, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। इंक्रीज एरिया अंडर कल्टीवेशन, फर्स्ट है कल्टीवेशन का एरिया हम इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रो इन ईयर, यानी कि एक साल में हम जितनी क्रॉप्स ग्रो करते हैं उससे ज़्यादा, यानी कि उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर एक क्रॉप ही ग्रो करते हैं तो एक की जगह हम 2 भी वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज यील्ड पर हेक्टेयर, यानी कि वहाँ पे क्या जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करके हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, जो सीड्स है हाई यील्ड, जो HYV जो टाइप के सीड्स होते हैं उनका यूज़ करके हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। मशीनरी का यूज़ करके। द मेन एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी फॉर द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन।
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो मेन एम है वो है फूड सिक्योरिटी, यानी कि जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसके लिए फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड ओवर। द डेवलपमेंट वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि ये नहीं है कि बस हम जो एग्रीकल्चर है वो पूरा जो वर्ल्ड है उसका लगभग काफ़ी पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो हमें वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ओनली पर्टिकुलर एरिया के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया और यूएस में कंपैरिजन कर रखा है कि इंडिया का जो फार्मिंग सिस्टम है और प्लस में यूएसए का जो फार्मिंग सिस्टम है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे फर्स्ट, फार्मिंग इन इंडिया, लैंड होल्डिंग आर स्मॉल ड्यू टू द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ, यानी कि जो इंडिया में लैंड होल्डिंग है, जितनी भी जो लैंड है जिस पे हम कल्टीवेशन करते हैं वो स्मॉल होती है। द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज़ द टॉप प्रायोरिटी, यानी कि वहाँ पे जो फूड की प्रोडक्शन है वो उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, कमर्शियल जो फार्मिंग होती है उसको प्रायोरिटी नहीं देते। द एरिया अंडर फूड क्रॉप इज ऑलमोस्ट इज सिग्निफिकेंट, यानी कि जो फूड क्रॉप होती है उसका जो एरिया है वो बिल्कुल लिमिट में होता है। मोस्ट ऑफ द फार्म वर्क एज प्लगिंग, इरिगेशन एक्सेट्रा आर डन बाय एनिमल एंड द मेंबर ऑफ फार्मर फैमिली, यानी कि वहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग का काम है वो लगभग सब फैमिली मेंबर ही करते हैं। वहाँ पे लेबर जो मशीन है उनका यूज़ नहीं करते। तो इसके अपोजिट में हम अगर यूएस को देखें तो वहाँ पे जो सिस्टम है पूरा का पूरा एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। जैसे जो एरिया है वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए वो बहुत ही लार्ज एरिया होता है। हमारे यहाँ पे तो बस ओनली 2-3 हेक्टेयर होती है लोगों के पास, लेकिन वहाँ पे 100-200 हेक्टेयर्स होती है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के पास फार्मिंग करने के लिए। तो वहाँ पे जो एरिया होता है वो लार्ज होता है। यूएस में जो कल्टीवेशन होता है उसमें जो फार्मर होते हैं, जो कल्टीवेटर होते हैं, वो लगभग जो कमर्शियल फूड है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मशीनरी यूज होती है हर जगह पे, यानी कि टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे। और प्लस में जो क्रॉप्स वहाँ पे यानी वहाँ के फार्मर का मोटिव ही ये होता है कि वो जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनसे उनको कमर्शियल वे से करना है, यानी कि वो हमेशा सेलिंग और परचेजिंग के बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमें अपनी बेसिक नीड्स को या अपनी फैमिली नीड्स को फुलफिल करना है, क्योंकि उनके पास जो एरिया होता है, लैंड रिसोर्सेज होता है, वो बहुत लार्ज साइज में होता है, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन लार्ज होता है। जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है उनका यूज होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वो यूज होते हैं। तो इसकी वजह से इंडिया का फार्मिंग सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, लेकिन यूएस का फार्मिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये कुछ पार्ट दे रखे हैं, जैसे हार्वेस्टिंग में ट्रैक्टर ही यूज होते हैं ओनली, और मशीनरी का बहुत कम यूज़ करते हैं फार्मर, लेकिन यूएस में हाई स्पीड जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। इसी में एक टॉपिक आता है हमारे पास डेयरी फार्मिंग का। डेयरी फार्मिंग इज ए क्लास ऑफ एग्रीकल्चर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन ऑफ मिल्क विच इज प्रोसेस्ड द फार्मर और एट ए डेयरी प्लांट, either of which may be called a dairy, for eventual sale of dairy product, यानी कि इसमें ये दे रखा है कि जो हम डायरी फार्मिंग करते हैं वो एग्रीकल्चर की लॉन्ग टर्म में इंक्लूड करते हैं। जैसे जो हमने किया था कैटल रियरिंग वाला, तो कैटल रियरिंग और डेयरी फार्मिंग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सेम है, लेकिन कैटल रियरिंग में हमें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता है, लेकिन डेयरी फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे लिए एक परमानेंट जगह होती है और उसी का हम यूज़ करते हैं। तो डेयरी फार्मिंग में हम जो जो भी हमें प्रोडक्ट मिलते हैं डेयरी फार्मिंग से, उसको हम सेल्फ यूज़ भी कर सकते हैं और प्लस में कमर्शियल यूज़ के लिए भी हम डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर दे रखी है डेयरी फार्मिंग की,
काऊ यहाँ पे हम ग्रेजिंग का एरिया दे रखा है यहाँ पे पूरा।